नमस्कार साथियों, मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नो ईयर इकॉनमी में। आज की वीडियो जैसे कि थंबनेल में आप लोग देख पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं मान के चल रहा हूँ पीपीसी के बारे में पता है, यानी कि पीपीएफ या पीपीसी। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पीपीएफ मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दोनों एक ही चीज़ है। ये लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। इसलिए कह रहा हूँ देखने के लिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको अगर समझना है तो पीपीसी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर पीपीसी आप लोग को क्लियर है तो वो देखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप लोग पहले वो वीडियो देखना, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली ये वीडियो देख लेना। हम इस वीडियो में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, जो अभी तक आते रहे हैं एग्जाम्स में, उन सभी पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखना वीडियो, और पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। तो बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ते हैं, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसी एक्टिविटी के बराबर होती है, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। यानी कि अगर मान लीजिए हमें कोई चीज़ मिली है, कोई चीज़ हमने गेन करा है अपने रिसोर्सेज को देकर, तो उस रिसोर्सेज को देकर हमने जो चीज़ गेन करी, अगर उसको गेन नहीं करता तो मैं किसी और चीज़ को गेन करता। भाई जैसे कि मेरे पास 10 रुपये हैं, अब मान 10 रुपये में या तो 1 गिलास दूध आ सकता है या 2 गिलास पानी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 1 गिलास दूध लिया, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट वही था, मुझे सबसे ज़्यादा यूटिलिटी उससे मिल रही है, मेरे को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वो चीज़ दे रही है, इसलिए मैंने दूध परचेस किया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं दूध नहीं खरीदता, दूध होता नहीं मार्केट में, कुछ भी कोई भी कारण होता, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था मेरे पास, तो मैं पानी लेता। मेरे पास बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये था, दूध नहीं होता तो मैं 2 गिलास पानी लेता उस 10 रुपये से। अब वो जो 2 गिलास पानी है, हम ये कह सकते हैं कि वो जो 2 गिलास है वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, है ना। हम मनी में बात नहीं कर रहे हैं, मनी में तो मैंने बात कर ली, 10 रुपये की कीमत थी उसकी, किसकी, 1 गिलास दूध की। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी वैल्यू को रुपीज़ में या किसी करेंसी में वैल्यू नहीं निकालती है, उसकी उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव में निकालती है, जो कि हमने उस चीज़ को सेक्रीफाइस किया टू गेन समथिंग, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने दूध, एक कप ऑफ जो या एक ग्लास ऑफ जो दूध था उसको मैंने गेन किया, मैंने रिसीव किया, और मैंने किसको जाने दिया, किसको छोड़ दिया, मैंने 2 गिलास पानी को छोड़ दिया, मैंने उसको नहीं लिया। या तो मुझे वो मिल सकता था या वो मिल सकता था, तो मैंने इस चीज़ को गेन करने के लिए जो कप ऑफ दूध था या ग्लास जो था दूध का, उसको गेन करने के लिए मैंने 2 कप या 2 गिलास जो पानी था उसको सेक्रीफाइस किया। तो 1 गिलास दूध की मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई वो 2 गिलास पानी। क्लियर है बात। हो सकता है ये आपको एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगा हो, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, टैंक और वीट के बारे में देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, एक टेबल बनाई है मैंने। यहाँ टेबल में ये मेरे रिसोर्सेज हैं। पीपीसी आप लोग को पता है, पीपीएफ आपको पता है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है, नहीं पता है तो पहले वीडियो देख लेना पीपीसी पीपीएफ वाली, उसके बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं एक इकॉनमी के, पीपीसी के जो अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, जो कि शो करता है कि एक इकॉनमी अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किन्हीं 2 चीज़ों का प्रोडक्शन करने बैठती है, तो क्या वो इस तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जैसे कि एक कॉम्बिनेशन में यहाँ पे मैंने सारे रिसोर्सेज वीट पे लगा दिए, तो टैंक का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अब मैंने बी कॉम्बिनेशन चूज़ किया जिसमें मेरे को टैंक का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ाना था, तो मेरे को वीट के प्रोडक्शन में से रिसोर्सेज लेकर यहाँ पे ट्रांसफर करने पड़े, इस वजह से वीट का थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो गया। इसी तरीके से आगे आगे ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपने देखा यहाँ पे, मैंने एक टैंक को 1000 टैंक है ये, 1000 टैंक को मैंने गेन करने के लिए 1 लाख टन वीट को मैंने सेक्रीफाइस किया। तो हम कह सकते हैं कि इस 1000 टैंक की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, रुपीज़ में अलग चीज़ होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन जो होती है ना, उसके लिए। तो यहाँ पे बेस्ट ऑल्टरनेटिव था वीट, जो कि मैं अगर ये नहीं लेता तो यही प्रोडक्शन करता, वो मैंने सेक्रीफाइस किया। और वो कितनी क्वांटिटी क्या थी उसकी, 1 लाख टन। तो ये कह सकते हैं कि 1000 टैंक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी 1 लाख टन के बराबर होगी, 1 लाख टन वीट के बराबर होगी। क्लियर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसा नहीं है कि स्टेबल रहेगी, सेम रहेगी स्टेशनरी मोड में, ये चेंज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1000 टैंक फिर से गेन करा इसने, 1000 टैंक गेन करा, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1 लाख टन आ रही थी, यहाँ पे 3 लाख टन वीट के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आप देख पा रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बात किया, ये था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हो सकता है आप लोग को अभी भी क्लियर ना हो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कर्व की हेल्प से भी आपको समझा देता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो उसके लिए पीपीसी कर्व चाहिए। जैसे ये टेबल मैंने आपको बनाई, ऐसे मैं एक यहाँ पे कर्व बना लेता हूँ पीपीसी का। उसके लिए मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए टैंक और वीट का ही,
ठीक है। और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ये हमारा, क्योंकि आपने अगर वीडियो देखी होगी हमारी लास्ट वाली, तो मैंने बताया था जो पीपीसी कर्व होता है वो हमेशा ही कनकेव होता है टू दी ओरिजिन, है ना। तो ये कनकेव शेप है इसकी, और ये इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एक इकॉनमी ने कॉम्बिनेशन ए चूज़ किया तो यहाँ हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ टैंक्स का प्रोडक्शन तो इतना हो रहा है और वीट का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, जीरो ही है ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ये बी सी डी में से कुछ चूज़ करेंगे। मान लीजिए बी का चूज़ किया, तो हमने बी को यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो आप देख पा रहे हैं इतना वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया, और इतना वीट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें इतना सेक्रीफाइस करना पड़ा टैंक का प्रोडक्शन, यानी कि टैंक इतना रह गया अब, इतने क्वांटिटी और इतना सेक्रीफाइस किया, यानी इतना गेन किया और इतना सेक्रीफाइस किया। तो इस वीट की, इतनी वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई इतने नंबर ऑफ टैंक्स। ठीक है, एक और देख लेते हैं फिर से। अगर सी कॉम्बिनेशन पे आते हैं, मान लो बी पे है, बी से सी पे आ रहे हैं, ए से सी पे आते हैं, वो अलग अलग है। मैं मान लो बी पे हूँ अभी एग्जिस्ट में जहाँ कर रहा हूँ, अब सी पे मैं आना चाहता हूँ, सी कॉम्बिनेशन, तो इतना गेन कर रहा हूँ मैं अब फिर से, लगभग इतना ही पहले गेन किया था, अब उतना ही लगभग गेन हो रहा है। अब सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, पहले कितना सेक्रीफाइस किया था, इतना नंबर ऑफ क्वांटिटी, अब कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इतना नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी सिर्फ जो हमारे टैंक का प्रोडक्शन है वो इतना रह जाएगा। ठीक है, और वीट का प्रोडक्शन टोटल इतना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इतना गेन हुआ और इतना सेक्रीफाइस हुआ, पहले इतना ही गेन हुआ था और इतना सेक्रीफाइस हुआ था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग अलग कॉम्बिनेशन पे अलग अलग ही होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया, और एक टेबल की हेल्प से और आपको पीपीसी कर्व की हेल्प से, तीनों हेल्प से आपको मैं तीनों तरीके से मैंने आपको इसको जो है क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप जब आगे एग्ज़ाम में अपीयर होइए तो आपको ये कई जगह दिखाई देगा क्वेश्चंस के रूप में, या क्वेश्चंस के रूप में नहीं आएगा तो फिर आपको जो आप आंसर्स देना चाहते हैं उसमें इस वर्ड का यूज़ आपको करना पड़ेगा, और इस वर्ड का अगर आपको मतलब नहीं पता होगा तो आप इस चीज़ को समझाने में भी, एग्जामिनर को आंसर करने में भी फिर उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जितना आपको होना चाहिए। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको MOC भी कहते हैं, और इसके अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आप लोग को बताया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जहाँ पे हम नंबर ऑफ यूनिट्स और पर यूनिट्स पर एक इंडिविजुअल या एडिशनल यूनिट की बात नहीं करते हैं, हम टोटल यूनिट्स की बात करते हैं। टोटल यूनिट्स मान लीजिए 50 यूनिट का गेन हो रहा है, और 1000 यूनिट सेकंड कोई दूसरी कमोडिटी है, किसी एक्स कमोडिटी की 50 यूनिट्स को गेन करने के लिए हमने 100 वाई की यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर दिया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 50 यूनिट्स जो हमने गेन करी एक्स की, उस 50 एक्स की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हम कह सकते हैं कि 100 वाई यूनिट्स है ना। तो ये नॉर्मली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। ठीक है, अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम ये कह सकते हैं जब हम एक एडिशनल यूनिट की बात करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए, जैसे कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर किन्हीं भी दो तरह की चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, या इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो पीछे हमने लिया था, टैंक का और वीट का। ठीक है, और कॉम्बिनेशंस भी हमने लिए थे A, B, C, D और ये E। मान लीजिए टैंक का प्रोडक्शन हो रहा है 0, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, और ये है 1000 में, और ये है लाख टन में। तो यहाँ पे हम मान के चले थे कि 15 लाख टन वीट का प्रोडक्शन हो रहा है सभी रिसोर्सेज को यहाँ पे डिप्लॉय करने पर, और टैंक में प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे एक भी रिसोर्स हमने नहीं इनपुट किया है। अब बात करते हैं अगर हमें टैंक का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है। अब मैं इंडिविजुअल या एडिशनल यूनिट के हिसाब से बात करता हूँ, तो मैं एक एडिशनल यूनिट यहाँ पर गेन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने गेन किया, मान लीजिए 2 की बात करूँ मैं, जब एक ही की बात करते हैं, 1 यूनिट की गेन कर रहा हूँ मैं, और 1 यूनिट गेन करने के लिए मेरे को यहाँ पे 1 लाख टन वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ा। सेकंड, मेरे को एक और यूनिट गेन करनी है, 1000 टैंक हो गया यहाँ पे, तो उसके लिए मेरे को 3 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा। यहाँ पे मैंने एक और यूनिट गेन करी, और इस वक्त मेरे को मान लीजिए पहले से ज़्यादा यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा, और यहाँ एक और यूनिट के लिए मेरे को पहले से भी ज़्यादा यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं MOC क्या है। MOC जो है
हम इस कॉस्ट को मानते हैं जो एक एडिशनल यूनिट को गेन किया हमने, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिया ही एडिशनल है। मैंने ये नहीं कहा कि 0 से मैं 5 पे आ रहा हूँ, 5 से मैं 10 पे जा रहा हूँ, 10 से मैं 20 पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक एक एडिशनल लिया है। तो इस एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए मैंने कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया इस वीट की, वो था 1 लाख टन। तो यहाँ पे 1 जो हो गया वो MOC हो गया, ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी मेरे लिए, और वो होगी इन टर्म्स ऑफ वीट नंबर, है ना, वीट की जो क्वांटिटी में। यहाँ पे कोई नहीं है। इधर एक और मैंने गेन किया, यहाँ पे गेन किया, तो कितना मैंने सेक्रीफाइस किया इस बार, इसकी मैंने 3 यूनिट को सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे 1000 यानी 1000 टैंक को गेन करने के लिए मैंने 3 लाख जो है टन वीट का प्रोडक्शन कम कर दिया। तो वो सेक्रीफाइस हुआ, वो डिक्रीज हुआ, और वही जो है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 1000 टैंक की, यानी 1000 टैंक मैंने एक एडिशनल यूनिट मान के चल रहा हूँ इसको। तो 1000 टैंक की एडिशनल कॉस्ट जो आ गई, 1000 टैंक की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई वो 3 लाख टन वीट का क्वांटिटी के इक्वल है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाता है, एक और यूनिट गेन करा, कितना सेक्रीफाइस किया, 5 लाख टन का सेक्रीफाइस किया, 1 मोर एडिशनल यूनिट एंड सेक्रीफाइस 6 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारी होगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर है? टोटल भी निकाल सकते हैं। पर एक MOC के साथ में एक और चीज़ आती है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अभी यही चीज़ की बात करी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक एडिशनल यूनिट का गेन करने के लिए हमें कितनी अदर जो गुड्स है हमारे साथ, जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसका हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसी यूनिट को हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल दिया। अब इसी रेट को हम टेक्निकली जब बात करते हैं, तो टेक्निकली जब हम बात कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एक फॉर्मूले के हेल्प से, नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस, नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस एंड नंबर ऑफ यूनिट गेन, नंबर ऑफ यूनिट गेन। तो सेक्रीफाइस कितने करी, यहाँ पे देखते हैं इस वाले केस में MRT, एक और कॉलम बना लिया मैंने, ठीक है। इस वाले केस में देखिए, यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना किया मैंने, सेक्रीफाइस किया 1 लाख टन, तो 1 हो गया, और नंबर ऑफ यूनिट गेन कितनी करी, 1, तो यहाँ पे 1:1 ही आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं इस वाले केस में, यहाँ पे मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस वाले यूनिट्स ऊपर रखते हैं, इसको ऐसे रेशो में रखना है, 3:, गेन कितना किया 1, तो हम बोल सकते हैं 3:1। और इसको और इजीली समझना है तो 3 में हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्या चीज़ सेक्रीफाइस करिए, वीट, तो 3W और 1T। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5:1, यहाँ पे हो सकता है 6:1। तो ये आपका आ जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, आप लोग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन इसी से बन जाता है, इसी जो ये टेबल बनाएंगे ये ध्यान से देखो, इसमें MOC आप लोग देख पा रहे हैं 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ। आप लोग कोई और भी टेबल देख लेना जो आपकी बुक में हो PPC से रिलेटेड, तो उसमें भी आप देखेंगे तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इंक्रीजिंग रेट में ही होगा, बढ़ रहा है ना, इसी को इंक्रीजिंग रेट बोलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल इक्वल है हमेशा, ये MOC 1 के बाद 1, 1 के बाद 1, 1 के बाद 1 ऐसा है, या 3 है, ये डिक्रीजिंग में आया, पहले 5 आ गया, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो PPC कर्व शो ही नहीं करेगा, मतलब वो PPC नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि PPC की अजम्पशंस भी होते हैं कुछ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, जो कि PPC से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने अजम्पशंस, प्रॉपर्टीज सब कुछ समझाया था, कनकेव वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने समझाई थी आपको। उसमें मैंने बताया था कि जो एक अजम्पशन बताई थी, जो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो कभी भी इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं, उनकी क्वालिटी या उनकी जो पोटेंशियल होती है किसी भी चीज़ के लिए, वो इक्वल नहीं होती है। तो जो हमारे रिसोर्सेज है वो इक्वली इफिशिएंट नहीं है हर एक काम के लिए या किसी भी काम के लिए। तो उसी वजह से हम कह सकते हैं MOC यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट होती है। अब क्वेश्चन एक तो ये बन जाएगा MOC इंक्रीजिंग होता क्यों है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है MOC की इंक्रीजिंग होने से फिर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं MOC इंक्रीजिंग क्यों होता है। MOC इंक्रीजिंग इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। अभी मैंने आपको बताया इक्वली एफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब जब हम रिसोर्सेज को यहाँ के प्रोडक्शन से हटाकर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो भाई क्योंकि सभी इंडिविजुअल जो है सब इक्वल नहीं होते हैं, सबके काम करने का ढंग या किसी चीज़ की किसी में एक्सपर्टीज़ है, उसमें स्किल है, एक्सपीरियंस है, तो वो
मैं मान लीजिए जो चीज़ मैं बेहतर कर सकता हूँ वो लोग आप नहीं कर सकते, और जो आप कर सकते हैं वो शायद मैं नहीं कर सकता। तो आप जिस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, आप किसी चीज़ के जो भी आप काम करेंगे उसमें मैं अगर काम करूँगा तो मैं उतना बेहतर काम नहीं कर पाऊँगा और उतना प्रोडक्टिविटी वो काम नहीं होगा जितना कि आप करेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे तो अब तो हमें कोई हमारे पास मतलब कोई दूसरा ऑल्टरनेट था ही नहीं कि हम रिसोर्सेज को दूसरी जगह लगाएं। लेकिन अब मैंने यहाँ पे जब सोचा ये बी कॉम्बिनेशन में कि मेरे को टैंक के प्रोडक्शन करना है, तो ऑटोमोबाइल वगैरह सेक्टर में जो लोग एक्सपर्ट थे या उनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था या किसी के पास इंजीनियरिंग का मतलब डिग्री है, कोर्स है, तो वो लोग पढ़ाई कर चुके हैं उस चीज़ को, तो वो लोगों को पहले मैं यहाँ पे मतलब डिप्लॉय करूँगा या उन लोगों को करूँगा जो खेती या वीट का प्रोडक्शन करने में एक्सपर्टीज़ है। ऑब्वियसली मैं उन लोगों को करूँगा जो कि टैंक का प्रोडक्शन करने में एक्सपर्ट है या बाकियों से बेहतर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने उन लोगों को ट्रांसफ़र किया, तो मैंने सिर्फ 100 लोगों को ट्रांसफ़र किया, उनके साथ थोड़े बहुत रिसोर्सेज दिए, जो रॉ मटेरियल वगैरह, मशीनरी वगैरह, और थोड़ी सी लैंड दी, और उन्होंने उसको इतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया क्योंकि वो लोग इसी चीज़ के लिए एक्सपर्ट थे। तो वो लोगों ने 1000 टैंक का प्रोडक्शन कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब मेरे को 1000 टैंक और प्रोडक्शन करने हैं तो मेरे को अब वो वाले उतने ज़्यादा एक्सपर्ट लोग तो है नहीं जितने बचे हैं पहले जो मैंने ट्रांसफ़र किए थे, यहाँ पे जो मैंने ट्रांसफ़र किए थे। अगली बार जब मुझे और टैंक बढ़ाने हैं, तो ये लोग तो लगे हुए हैं, और 1000 लोग लगाने हैं, तो मेरे को और लोगों को यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा या रिसोर्सेज को, अदर रिसोर्सेज को, मशीनरी को, लैंड को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऐसे सुटेबल जगह जहाँ पे टैंक का प्रोडक्शन हो सकता है, वो मान लो जगह मैंने पहले ही दे दी हो इनको। अब उतनी सुटेबल जगह नहीं है जहाँ पे बिजली, पानी वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था अच्छी हो, जहाँ पे टैंक का प्रोडक्शन ईजिली हो सके, या रॉ मटेरियल उतना अच्छा नहीं है जितना पहले मैंने दे दिया था, या वो मशीनरी उतनी अच्छी नहीं है जो मैंने पहले यहाँ दे दी थी। ठीक है, तो सभी तरह के आस्पेक्ट से मैं सोच रहा हूँ, सिर्फ मैं मैन पावर से नहीं, अदर रिसोर्सेज से भी। तो मैंने उन लोगों को यहाँ पे या उन रिसोर्सेज को यहाँ पे भेजा जो इन लोगों से थोड़े कम एफिशिएंट थे, लेकिन वो थे, मतलब वही बेस्ट थे। और किसी को ट्रांसफ़र करता तो वो फिर नुकसान होता उनका। तो उन लोगों ने सबसे उन बाकी बचे हुए में से बेस्ट लोगों को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया प्रोडक्शन करने के लिए, और इन्होंने ट्रांसफ़र करने के बाद 1000 टैंक और इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन पहले सिर्फ 1 लाख टन का डिक्रीज़ हुआ था प्रोडक्शन, इस बार यहाँ पे डिक्रीज़ कितना हुआ, 3 लाख टन का हुआ। 3 लाख टन गेहूं या वीट का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज को हमें यहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ा 1000 टैंक का प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि ये उतने एफिशिएंट नहीं थे जितने बाकी पहले से डिप्लॉय कर रखे थे। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसी तरीके से ये डिफरेंस की वजह से, इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से ये रेट ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुई। नेक्स्ट टाइम अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं इसी चीज़ का प्रोडक्शन, तो फिर वही वाली बात आती है, अब आगे जो मैं ट्रांसफ़र करूँगा वो तो पीछे वाले से भी, जो पहले ट्रांसफ़र कर चुका हूँ ऊपर यहाँ पे, उनसे भी कम एफिशिएंट हो गए इस काम के लिए। तो फिर मुझे पहले से ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो इनका डिक्रीज़ भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा है ना पॉइंट? तो और हो सकता है उन लोगों को लास्ट में मैंने उन लोगों को यहाँ पे भेज दिया जो कि सिर्फ वीट का ही प्रोडक्शन करने में एक्सपर्ट थे, एंड उनको तो ये काम बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मेरे को उतना ही 1000 टैंक गेन करना था, तो ज़्यादा लोग डिप्लॉय करें मैंने यहाँ पे। तो इस डिफरेंस की वजह से आप लोग कह सकते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इंक्रीजिंग रेट में होती है। क्लियर है पॉइंट? अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो पीपीसी कर्व होता है, उस पीपीसी पे अगर एमओसी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टैंक और वीट का प्रोडक्शन, और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए हमारे, ठीक है, टैंक का प्रोडक्शन हो रहा है और वीट का प्रोडक्शन हो रहा है और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, और अगर एमओसी है तो इसका क्या मतलब है? इंक्रीजिंग रेट का अगर एमओसी इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या मीनिंग है? बस वो मतलब पूछ रहा है, रीज़न नहीं पूछ रहा। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप लोग को पहले ये समझा सकते हैं कि आपने अगर सी कॉम्बिनेशन पे थे और प्रोडक्शन इतना हो रहा था, तो टैंक का इतना प्रोडक्शन हो रहा था, वीट का इतना प्रोडक्शन हो रहा था। अगर आप कॉम्बिनेशन डी पे जाते हैं, ठीक है, और कौन सा है एमओसी रेट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट जो है इंक्रीजिंग है, और हमेशा इंक्रीजिंग ही रहता है भाई, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। तो होता, इसका मतलब क्या है कि आप लोग को पहले हम मान लेते हैं बी पे थे, ठीक है, तो बी वाला कॉम्बिनेशन ये रहा, इतना वीट का प्रोडक्शन, इतना टैंक का प्रोडक्शन। सी पे आप आए तो कितना गेन हो गया? वीट का प्रोडक्शन इतना, और टैंक का प्रोडक्शन कितना लॉस किया आपने? इतना, मतलब बहुत कम लॉस किया और इतना गेन कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब आपने डी कॉम्बिनेशन चूज़ किया, फिर से आपने जितना गेन किया था उतना ही लगभग गेन कर रहे हैं वीट का प्रोडक्शन, और इस बार पहले कितना सेक्रीफाइस किया था? इतना, इस बार कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? इतना। तो ये वही बता रहे हैं कि
इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसका मतलब ये होता है कि आपको एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं यूनिट, वो हर बार जब आप और ज़्यादा एडिशनल यूनिट का गेन करना चाहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे वीट का पहले मैंने इतना एडिशनल यूनिट चूज़ किया, एक एडिशनल गेन किया तो मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, अगली बार एक और एडिशनल मेरे को गेन करना था तो अगली बार मैंने पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, एंड नेक्स्ट टाइम मैं एक और चूज़ करूँगा तो और भी ज़्यादा सेक्रीफाइस करूँगा जितना पहले सेक्रीफाइस किया था। तो ये जो रेट है एमओसी इंक्रीजिंग जो है वो ये कहता है कि आपको एडिशनल यूनिट जितना आप गेन करते जाएंगे किसी दूसरी यूनिट का, पहले यूनिट का आपको उतना ही ज़्यादा, उतनी ही इंक्रीजिंग रेट में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एमओसी का इंक्रीजिंग रेट होने का मतलब ये है, हम ये क्लियरली ये कह सकते हैं। और आप इसको एक कर्व की हेल्प से ही समझा सकते हैं, और समझाना क्या है, बस इसको कर्व बनाइए और इसी के हेल्प से आप ये पिक्चर्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आपका पीपी कर्व होता है क्या वो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, और अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन से ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। ये जो हमारा पीपीसी है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, और अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो कब होता है, हम दो केसेस में हो सकता है। एक तो हमारे रिसोर्सेज जो है, दो केसेस में बढ़ सकता है, एक तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब कोई नई ऐसे हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आई या कोई नया एकदम से हमें मतलब कहीं से किसी व्यक्ति ने किसी नई चीज़ को इन्वेंट कर दिया। ठीक है, नई चीज़ को इन्वेंट करने से, जैसे कि एलईडी की बात करते हैं हम, एलईडी के आने से क्या हुआ, जिन भी जो साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने एलईडी लाइट को इन्वेंट किया, उन लोगों ने वैसे तो कोई रिसोर्स नहीं बनाया, कोई नया रिसोर्स मार्केट में नहीं लेकर आए एनर्जी का, लेकिन एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई। किस सेंस से इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि उनकी खपत कम हो गई, और खपत कम होने से यानी कि आप एक कमरे के अंदर पहले मान लीजिए एक बल्ब लगाते थे और 100 वॉट का बल्ब लगता था, या एलसीडी वाला एक एलसीडी या सीएफएल, सॉरी एलसीडी कह रहा हूँ मैं, सीएफएल लाइट जो लगती थी, सीएफएल लाइट भी कम से कम 30 to 40 वॉट की होती थी एक, अगर आप नॉर्मल बल्ब के साइज का लगाते थे तो, और जो अगर आप बल्ब ही लगाते थे तो वो तो 100 वॉट का बल्ब हो जाता था। ठीक है, अब वही काम एक 10 वाट के एलईडी लाइट से हो रहा है, या 8 वाट के 6 वाट के एलईडी बल्ब से हो जाता है, तो आपकी बिजली बच रही है ना, और वो बची हुई बिजली आपकी एक तरीके से आपका गेन ही हो गई, आपके रिसोर्स को बढ़ा रही है, क्योंकि आप इस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के प्रोडक्शन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किसी नई चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का इन्वेंशन था। ठीक है, जिससे कि रिसोर्सेज आपके बढ़ गए। इसी तरीके से मान लीजिए हम ग्रीन एनर्जी का कोई सोर्स नया ढूंढ लेते हैं, जिससे कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो इंक्रीज़ हो जाए, या कोई भी नई चीज़ इस तरह की जो मार्केट में आ जाए, रिसोर्सेज आ जाए हमारे पास, जिससे कि मार्केट या हमारी इकॉनमी के पास रिसोर्सेज पहले से ज़्यादा अवेलेबल रहे कोई भी नया चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। तो उस केस में ये जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारे पास कोई नई तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का हम इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें कि ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, तो भी हमारे जो ये पीपीसी कर्व है, ये पीपीसी है राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो जाएगा। अब लेफ्टवर्ड तब शिफ्ट होएगा जब इसी के बिल्कुल उल्टे हम बोल सकते हैं कि भाई जो रिसोर्सेज जिस तरीके से गेन हुए, रिसोर्सेज डिक्रीज़ हो जाए। जैसे पेट्रोलियम है, अगर हम पेट्रोलियम का कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढते हैं तो ये रिसोर्सेज तो लगातार डिक्रीज ही हो रहे हैं, और हो सकता है एक दिन ज़मीन से पेट्रोल निकलना ही बंद हो जाए, तो उस टाइम हमारे रिसोर्स कम हो जाएगा, और रिसोर्स कम होने की वजह से हमारे पास प्रोडक्शन की एक्टिविटी के लिए या कोई भी अदर एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज जो है ये कम रह जाएगा, और हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे जितना इस लेवल पर अभी कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, या फिर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलेट हो जाए, पुरानी हो जाए, तो उस केस में भी इस तरीके से ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो हम बात करते हैं पीपीसी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड दोनों तरफ शिफ्ट हो सकता है, और उसके जो फैक्टर्स हैं, ये जो जिसकी वजह से इफेक्ट होगा लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड का, वो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हो सकती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एमओसी के इंक्रीजिंग रेट के कारण क्या होते हैं। ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या होता है पीपीसी पे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कस किया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और एक और वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।